वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारे होम में, हमारे घर में जो सर्किटरी होती है उसमें कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, सीरीज़ नहीं होता। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और आपने देखा होगा, जब भी ट्रांसमिशन लाइन से जब सप्लाई हमारे घर में आती है तो एक फ्यूज़ होता है। ठीक है, एक फ्यूज़ से वायर पास होता है। घर में आपने फ्यूज़ देखा होगा आप सबने। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं पावर के बारे में। तो बच्चों ये देखिए, मैंने पावर के लिए समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, जहाँ पे आपको यहाँ पे हमारा है बाहुबली। ठीक है, ये बाहुबली 1 और ये बाहुबली 2, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, चट्टान को घिसका रहे हैं, चट्टान को रोल कर रहे हैं आगे। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें कि पावर किस में ज़्यादा है तो हम कैसे बताएंगे। अब देखिए, दूसरे फिगर में आपको मसल ज़्यादा दिख रही होगी तो आप बोलोगे इसकी पावर ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। देखो पावर क्या होता है, सपोज़ मैंने इस आदमी को एक काम दिया, बाहुबली 1 को एक काम दिया कि इस पत्थर को इतना दूर रोल करके ले जाओ। ठीक है, ये ले तो जाएगा। अब उसको रोल करने के लिए वो 10 दिन ले, 1 दिन ले, उस पर डिपेंड करता है कि पावर ज़्यादा है या कम है। ठीक है, सपोज़ जो बाहुबली 1 है ये 10 दिन ले रहा है इस चट्टान को यहाँ से यहाँ लाने में, वहीं बाहुबली 2 उसको 1 घंटे में कर दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, किस में पावर ज़्यादा है? ऑब्वियसली बाहुबली 2 में पावर ज़्यादा है। तो इसका मतलब जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, देखो एनर्जी इसके पास भी है और इसके पास भी है। ठीक है, काम दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन जल्दी कौन कर रहा है ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है, तो जब भी पावर आ जाता है तो हम वहाँ पे एनर्जी को रिलेट करते हैं किसके साथ, टाइम के साथ। ठीक है, तो मतलब जो कम समय में ज़्यादा एनर्जी लगाएगा, ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करेगा, उसकी पावर ज़्यादा होगी, और जो ज़्यादा समय में सेम एनर्जी अप्लाई करेगा उसकी पावर कम होगी। तो यहाँ पे टाइम का रेफरेंस है। तो इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई कि पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मतलब दो टर्मिनल के बीच में अगर हम देखते हैं पोटेंशियल तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, तो ये वी पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर द चार्ज, वर्क डन ओवर द चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाने में जो वर्क डन किया गया चार्ज के ऊपर, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक वर्क डन ऑन द चार्ज, इलेक्ट्रिक वर्क डन ऑन द चार्ज इज इक्वल्स टू एनर्जी वेस्टेड और कंज्यूम बाय द चार्ज, है ना। ध्यान से समझना कि मतलब चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में जो चार्ज पर वर्क डन किया था, क्या वही उसी उतने एनर्जी के बराबर है जो चार्ज उतनी एनर्जी को ले रहा है। क्योंकि भाई हम यहाँ पे एनर्जी वर्क डन कर रहे हैं चार्ज के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, है ना। और वेस्ट कौन कर रहा है, चार्ज कर रहा है, क्योंकि चार्ज को ही लेके जा रहे हैं हम लोग। और बच्चों देखो क्या होता है, वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो हम कह सकते हैं जो डब्ल्यू है ये हम इसको या तो कहेंगे इलेक्ट्रिक वर्क डन ऑन द चार्ज, या तो इस डब्ल्यू को हम एनर्जी वेस्टेड और कंज्यूम बाय द चार्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसको इलेक्ट्रिक वर्क डन ऑन द चार्ज के बजाय हम एनर्जी कंज्यूम बाय द चार्ज कहना शुरू करते हैं। अब ये डब्ल्यू को हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, क्यू यहाँ चला जाएगा, तो ये जो हमारी एनर्जी है किसके बराबर आ जाएगी, वी इंटू क्यू के। ठीक है, तो एनर्जी हमारी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज के बराबर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप देखो कि वी अगर क्यू की जगह मैं आई टी बैठा दूँ भाई, क्योंकि आई क्या होता था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्यू इक्वल्स टू आई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो मैं क्यू की जगह मैं रख सकता हूँ आई इंटू टी। तो अब जो मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कंज्यूम हुई है सर्किट में चार्ज के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं ये जो टी क्या है, ये टी यहाँ पे टाइम है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एनर्जी के नीचे अगर ले आऊँ, देखो तो क्या हो जाएगा, W बाई टी इक्वल्स टू V इंटू आई। अब देखो ये टर्म बच्चों ध्यान से, मैंने W को यहाँ पे एनर्जी बोला है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसकी यूनिट क्या होगी, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, SI यूनिट की बात करूँ, तो क्या होना चाहिए, जूल पर सेकंड होना चाहिए, जूल एनर्जी सेकंड टाइम। ठीक है, तो मतलब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी खत्म हुई, 1 सेकंड में, देखो उसको फील देखो, जूल पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, ये पावर के बराबर हो गया। और हमने भी यहाँ पे ये कहा था कि कितने कम टाइम में कितना वर्क करता है, मतलब पर सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम किसके बराबर है, पावर के बराबर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर है। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर होता है किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट के बराबर। ठीक है, तो पावर का हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया है। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया है सपोज, और सपोज मान लो यहाँ से करंट पास हो रहा है आई, और रेजिस्टेंस आ रहा है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी है। ठीक है, और सपोज क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आई और वी की वैल्यू, आर की वैल्यू नहीं दी है, और आपसे बोला है कि पावर फाइंड करिए। ठीक है, या तो आपको आई और आर की वैल्यू दी है तभी बोला है कि पावर फाइंड करिए, और कुछ नहीं दिया, या तो आपको बोला है वी और आर गिवन है और पावर फाइंड करिए। बच्चों ये रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बताया था, जब भी यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी को वेस्ट करता है किसके फॉर्म में,
किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चों पावर मतलब ही क्या हुआ, इट इज़ कंज्यूमिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो मतलब ये हीट को वेस्ट कर रहा है पर सेकेंड में, ठीक है। तो पावर जो भी हम निकालेंगे, ठीक है, वो क्या होगा यहाँ पे, वो पावर वेस्ट कर रहा होगा, मतलब एनर्जी पर सेकंड वेस्ट कर रहा है, हीट पर सेकंड ये वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है तो हम, और करंट भी है और वोल्टेज भी है, तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। हमें क्या पता है कि हमारा पावर क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है। अब V की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, हमें ओम्स लॉ से पता है कि V बाई आई किसके बराबर होता है, R के बराबर। तो यहाँ से हम V कैसे लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर लिख सकते हैं ना। तो V की जगह हम पुट कर देंगे आई आर, तो आई आर इंटू आई, तो कितना हो जाएगा, पावर आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो हमारे पास पावर का सेकंड फॉर्मूला मिल गया, फर्स्ट ये है, सेकंड मिल गया, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ और देखिए, सपोज़ हमें तो पहले से पता है कि V को पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम V की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे वैल्यू, इस बार I की जगह पुट करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, V बाई आई इक्वल्स टू आर। तो I की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, I इक्वल्स टू V बाई आर। तो मैंने I की जगह V बाई आर पुट कर दिया, तो क्या आ गया, V इंटू वी बाई आर। तो पावर मेरा कितना आ गया, V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये पावर का तीसरा फॉर्मूला आ गया। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम पावर की दो टाइप की यूनिट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो है एसआई यूनिट, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल यूनिट जो हम घर पे यूज़ करते हैं दैट इज़ कमर्शियल यूनिट, ठीक है। अब ये क्या है अभी समझते हैं। तो बच्चों देखो अब आप ध्यान से कि जो हमारा पावर था, ठीक है, वो किसके बराबर था, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, ठीक है, बाय टाइम के, ठीक है। तो अब पावर की हमें यूनिट निकालनी है, सही। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऐसा यूनिट है पावर की वो कितनी है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, ये जूल पर सेकेंड को हम वॉट भी बोलते हैं, ठीक है। वॉट को हम कैसे दिखाते हैं, W से, स्पेलिंग क्या होती है वॉट की, WATT, ठीक है। तो हम जूल पर सेकंड दिखाने की जगह हम इस क्वांटिटी को क्या मान लेते हैं, वॉट, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जूल पर सेकंड को मैं वॉट भी लिख सकता हूँ, है ना, मतलब 1 जूल पर सेकंड को मैं 1 वॉट लिख सकता हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 1 वॉट कितना होता है, 1 वॉट कितना होता है, हाउ मच 1 वॉट इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी जब कंज्यूम होती है, दैट इज नोन एज 1 वॉट, ओके। तो बच्चों ये तो हो गई ऐसा यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल पावर हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा, 5 वॉट, जिसको हम क्या समझ सकते हैं, 5 जूल पर सेकंड भी समझते हैं, ठीक है। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हैं तो आप कर लोगे न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब मैंने लिखा है कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। बच्चों देखो 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कितनी होती थी, किलो वाट आवर। तो बच्चों ये वही है एक्चुअली। और क्या होता था, आपको आपके घर का मीटर याद है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा आपके घर पर अगर मीटर्ड कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, अगर आप ध्यान से देखो वो जो रीडिंग है, हम बोलेंगे कि 1 यूनिट अगर उठ गया है तो कितना उठता है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। सपोज़ आपका जो मीटर है उसमें जो ये वाला होता है, ये पॉइंट के बाद का डिजिट होता है, और ये होता है, सपोज़ 1 यूनिट आपका उठ गया, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और इसको हमने जूल में चेंज भी किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। और वहीं ये देखिए किलोवाट आवर, अगर मैं मतलब किलोवाट कितना हो गया, ये पावर की यूनिट है, और आवर क्या है, ये टाइम की है। अगर मैं इस टाइम को हटा दूँ तो ये पावर बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर कितनी होती है, किलो वाट, और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कितनी होती है, किलो वाट आवर। कमर्शियल क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी हैव टू पे टू द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को हम पे करते हैं, तब उनसे हम बिजली लेते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस रनिंग बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ओके, बिकॉज दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, राइट। तो बच्चों ये देखिए, ये मैंने एक मीटर की फ़ोटो दिखाई है यहाँ पे आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे मीटर में ये जो रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली ये पॉइंट के बाद का डिजिट है, ठीक है। और ये जो 3 दिख रहा है आपको ये, ठीक है, ये इसके बाद पॉइंट लगता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कितने यूनिट आपको दिखाई देगा यहाँ पे, 81653 यूनिट्स, है ना। और अगर आप किलोवाट आवर में बात करेंगे तो क्या 81653.4 किलोवाट आवर मीटर चल चुका है। इतनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है इस घर में जिसमें भी ये मीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। Students, now go ahead and solve this numerical. I'm just reading this numerical for you only. Okay. So a refrigerator having a power rating of 350 watt operates for 10 hours a day. ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग, देखो पावर रेटिंग डिवाइस में हमेशा लिखी होती है, इसकी भी लिखी हुई है 350 वाट, जो कि 10 घंटे चल रहा है डेली, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी खर्च हुई है 30 डेज़ में, ठीक है, हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है ना। तो
रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ 3.4 रुपीज़ पर किलोवाट आवर, मतलब एक यूनिट का, मतलब 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना है, 3 रुपीज़ 40 पैसे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मैंने आपको पहले भी बताया था, और आपको मैंने उसमें ये भी बताया था कि हीट है ना, हीट बोल लो या एनर्जी बोल लो या वर्क डन बोल लो, है ना, जो कि वर्क डन लॉस्ट इक्वल्स टू क्या है, ये तो हीट बोल लो, सब एक ही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इस पर जो वर्क डन किया जाता है, इसमें हम चार्ज पे वर्क डन करें इस रजिस्टर के थ्रू लाने में, तो वो जो वर्क डन वेस्ट होता है ना, वो किस फॉर्म में वेस्ट होता है, हीट के फॉर्म में वेस्ट होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन बराबर हीट है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन यहाँ पे जो हो रहा है वो किसके बराबर है, हीट के बराबर है। ठीक है, हीट के बराबर है। और आई स्क्वायर आर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, आई स्क्वायर आर किसके बराबर होता है, पावर के बराबर। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो पावर इंटू टाइम। और हमने अभी ये भी देखा था कि पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी कितनी होती है, पावर इंटू टाइम। देखिए, पावर इंटू टाइम हो गया। तो बच्चों, हीट का फॉर्मूला है क्या, अगर हम एक रेजिस्टेंस लेंगे। और बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सपोज़ कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, आप सपोज़ एक कुछ भी ले लीजिए, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले लीजिए। मैंने यहाँ पे सपोज़ कुछ भी मान लिया एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इसके अंदर रेजिस्टेंस होते ही होते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ही होगा, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, और कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। और जितना करंट वो हीट प्रोड्यूस करेगा उसको मैंने आई मान लिया है, तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट इंटू टाइम, कि कितने टाइम, कि अगर हमें टाइम दिया हुआ है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी हीट आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने का रीज़न ही यही है ना, कि हमें देखना है कि करंट हीट प्रोड्यूस करता है। अभी तक हमने ये देखा था जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है सर्किट, वो हमारे लिए एडवांटेज नहीं था बल्कि एक डिसएडवांटेज था। लेकिन समय के साथ इसी हीट को एडवांटेज के रूप में यूज़ कर लिया गया। जैसे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिकल हीटर दिखाई दे रहा है। ऐसा रूम हीटर आप लोगों ने सबने घर में देखा होगा, ऐसा रूम हीटर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने क्या पता है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन जो वायर का रेजिस्टेंस है वो उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो हमारे पास ऐसा भी वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और हमने उसके बारे में पहले भी डिस्कस भी किया है, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम वायर, ये सब हमने डिस्कस किया है। तो बच्चों, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक रूम हीटर दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा नहीं और सिंपली पास कर देगा करंट को। और जो जो इसकी कॉइल्स होती हैं, कॉइल्स जो वाइंडेड है, जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये हम कॉइलिंग कर देते हैं, मतलब रोल कर देते हैं ऐसे। और ये जो बना होता है कॉइल का जो वायर होता है वो नाइक्रोम वायर का बना होता है। ठीक है, नाइक्रोम क्या है, एक तरह का अलॉय है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। तो ये नाइक्रोम का बना हुआ है, तो अब जब इसके थ्रू करंट पास होगा तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। और नाइक्रोम की खासियत भी होती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ये जल्दी गलते भी नहीं है। तो इस वजह से होता क्या है कि जब ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को हीट के फॉर्म में वेस्ट करते हैं और थोड़ी बहुत एनर्जी को लाइट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, मतलब वेस्ट करते हैं, सॉरी। ये सेम केस हमारे इलेक्ट्रिक आयरन में भी है, जो घर पे आप जिसको प्रेस बोलते हैं डेली लाइफ में, या आयरन करना बोलते हैं कपड़ों को। ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक आयरन की फोटो है जो कि आपने देखा होगा। तो इसके अंदर का क्या होता है, इसके जो नीचे जो प्लेट लगी होती है ये, ठीक है, इसके पास एक कॉइल ऐसी होती है, जो आप राइट साइड डायग्राम में देखिए, ऐसी एक कॉइल होती है, सेम जैसे अभी हमने हीटर में देखी, सेम इसमें भी वैसी होती है। और ये जो कॉइल है ये भी नाइक्रोम वायर की होती है। क्यों होती है, क्योंकि नाइक्रोम वायर एक हाई रेजिस्टेंस वायर है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी ये मेल्ट नहीं होता। ठीक है, तब भी ये मेल्ट नहीं होता। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये मैं भी बताऊँगा। सॉरी, अब ये देखिए, आपने जैसे करंट पास किया तो क्या हुआ कि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगा और थोड़ी सी एनर्जी लाइट के फॉर्म में भी वेस्ट होती है। ठीक है, तो ये कॉइल हमने अंदर वायर ही लगाया जिसकी वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अब देखिए, हमने यहाँ पे हीट को एडवांटेज फॉर्म में ले लिया। अब हीट हमारी रिक्वायरमेंट बन गई है यहाँ पे, ये वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको यूटिलाइज़ किया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए आप, ठीक है, ये अब हम बात करेंगे हमारे इनकैंडेसेंट बल्ब की। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गला ख़राब है। तो बच्चों देखो, ये जो बल्ब है, आपने देखा होगा घर में जो आप येलो कलर का 100 वाट का बल्ब लगाते हो। ठीक है, इसी को हम इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं। ठीक है, और जस्ट लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो इसका एक सर्किट डायग्राम हमने ऐसे ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो होता है बीच में, ये जो एक्चुअली जो बर्न होता है ये बल्ब के अंदर, ये एक बहुत ही थिन वायर होता है टंगस्टन का। टंगस्टन एक एलिमेंट होता है, एक मेटल होता है जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है, टंगस्टन जो मेटल होता है, टंगस्टन जो होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, और जब हम इससे करंट पास करते हैं, है ना, तो इसके बल्ब के थ्रू आउट जो टेम्परेचर बढ़ गया होता है। अब बढ़ता क्यों है, बढ़ता इसलिए क्योंकि मैंने बताया जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा एनर्जी किस फॉर्म में वेस्ट करता है, हीट के फॉर्म में। ठीक है, और कम लाइट के फॉर्म में। आपको लग रहा होगा कि इस बल्ब में लाइट के फॉर्म में ज़्यादा कर रहा है, हीट के फॉर्म में कम। नहीं, यहाँ भी हीट के फॉर्म में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, और जो लाइट के फॉर्म में है ये बहुत थोड़ी सी ही एनर्जी है। ठीक है,
और अब क्या होता है, जैसे हम करंट पास करते हैं तो बल्ब जलता है, मतलब हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर होगा चारों ओर वो कितना होगा, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था टंगस्टन का, 3380 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोचिए ये मेल्ट होगा ही नहीं, है ना। ये जो इसका फिलामेंट है, इसको फिलामेंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जो फिलामेंट है ये मेल्ट होगा ही नहीं और हमारा बल्ब चलता रहेगा। लेकिन अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है बच्चों, देखो ये जो ग्लास है, चारों ओर ग्लास, हमने ग्लास लगाया क्यों है, इसको क्लोज पैकिंग क्यों करिए, क्योंकि इसके अंदर हमने गैस भरी है। कौन सी गैस भरी है? आर्गन या तो नाइट्रोजन, ये तो ये तो किसी किसी बल्ब में दोनों का मिक्सचर भी होता है। अब आर्गन क्यों डाला गया है? आर्गन एक ठीक है, आर्गन क्या होती है? एक इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस जो कभी भी रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करती है, तो इस सर्किट के साथ ये जो बल्ब में जो लाइटनिंग है इसके साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो अब आप सोचोगे रिएक्ट नहीं करेगी तो क्या फ़ायदा? तो मैं बताता हूँ बच्चों, अगर ये इनर्ट गैस यहाँ पे नहीं होती और ऑक्सीजन होता तो ये बल्ब, तो ये जो टंगस्टन का वायर है, ये जो जल रहा है, इसको ऑक्सीजन मिल जाता और बर्निंग और ज़्यादा तेज़ हो जाती और इतना टेम्परेचर बढ़ जाता कि बल्ब फूट जाता। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, अगर आप चाहें तो बल्ब में छेद करके देखिए और फिर जला के देखिए, वो जलेगा नहीं और फक से फट जाएगा। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, और यही रीज़न है इनर्ट गैस को फिल करने का, क्योंकि वो फायर के साथ रिएक्ट नहीं करती है ना, और उस आग वो जो हीट है उसको एम्पलीफाई नहीं कर रही है और बर्निंग का केस नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बच्चों हम थोड़ा फ्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज़ और बच्चों, देखो जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं वो पावर एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो बल्ब है उसके अंदर जो फिलामेंट है, ठीक है, टंगस्टन का था। तो फिलामेंट वाले बल्ब क्या होता है, हीट ज़्यादा वेस्ट करते हैं और लाइट कम देते हैं। ठीक है, वहीं हम एलईडी बल्ब को देखेंगे, है ना, या ट्यूबलाइट को देखेंगे, वो पावर एफिशिएंट होता है, मतलब पावर कम यूज़ करते हैं और जितनी भी यूज़ करते हैं मैक्सिमम को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, तो फिलामेंट बेस्ड जो बल्ब होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और लाइट कम देते हैं। ठीक है, तो बच्चों फ्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूज़ सपोज एक सर्किट होता है, अगर ट्रांसमिशन लाइन अगर सप्लाई आई है आपके घर पे, तो जो लाइव वायर होता है, लाइव वायर में हम फ्यूज़ को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई अप्लायंस कनेक्ट करते हैं जो पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, करंट एक्चुअली क्लोज पाथ बनाता है और वापस घूम के ऐसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्यूज़ लगाते हैं हम सिर्फ लाइव वायर में लगाते हैं, और फ्यूज़ के अंदर क्या होता है, एक वायर होता है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है। ठीक है, इन केस सपोज इस वायर में करंट आ रहा है और करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे अप्लायंसेस क्या होता है, बहुत देर तक अगर हीट बहुत ज़्यादा करंट पास होगा, है ना, किसी फॉल्ट की वजह से, तो हमारे जो अप्लायंसेस वो जलने का डर रहता है। तो इस, है ना, और यहाँ पे, है ना, घर में आग भी लग सकती है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो फ्यूज़ क्या है, जब बहुत ज़्यादा थोड़ी देर तक हीटअप होता है सर्किट हमारा, तो ये जो वायर ये मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इस वायर से इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ये पहले मेल्ट हो जाता है और ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो कभी भी करंट यहाँ से यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा और सारे डिवाइसेस ऑफ हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे घर में जो अगर आग लगने का जो डर है वो टोटली एलिमिनेट हो जाता है, टोटली खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फ्यूज़ इज़ अ काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर दैट वी यूज़ एट अवर होम। ठीक है, और जनरली हर घर में मिलता है। तो बच्चों अब देखिए, अब हम बात करते हैं सपोज अपने अप्लायंसेस की। सपोज अगर आपने इनकैंडेसेंट बल्ब देखा होगा, उसके ऊपर अगर आप रेटिंग देखेंगे तो दिखेगी 100 वाट, 220 वोल्ट। ठीक है, और एक बल्ब और है, ठीक है, 200 वाट, 220 वोल्ट्स। तो बच्चों अब बताइए इसमें रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? अब देखिए, हमने शुरू में एक बात कही थी, ये तो आप यही देख लीजिए, हमने एक देखा था कि पावर क्या होता था, V²/R। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो इसका मतलब अगर जिसका पावर ज़्यादा है, किसका, इसका ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस लो होगा, इसका पावर कम है तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो पावर कम, रेजिस्टेंस कम तो पावर ज़्यादा। अब बच्चों अब आप बोलोगे कि P=I²R भी होता है, अब तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बच्चों नहीं, हम बात कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक सर्किट की। डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है, सारे जो डिवाइसेस होते हैं कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल कनेक्ट होते हैं, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, कॉमन होता है। तो हमारे जो डिवाइस के ऊपर जो रेटिंग होती है सब में वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। हम इसे पैरेलल कनेक्शन में लगाने के लिए ही ये डिवाइस बनाए गए हैं। सीरीज़ में लगा देंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ फॉलो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये डिवाइस सीरीज़ में ऑपरेट करने के लिए बने ही नहीं है। ठीक है, ये बने पैरेलल में ऑपरेट करने के लिए, मतलब इसका वोल्टेज कॉन्स्टेंट है। तो बच्चों योर इलेक्ट्रिसिटी इज चैप्टर इज ओवर। अब आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स करना है इसके ऊपर। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स आपको उतनी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो बच्चों डू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहें और फिजिक्स में आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।